अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। बहुत ही तारीख़ी दिन है आज। ईरान अमेरिका के बीच तारीख़ी मुआहिदा इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो तय पा गया है। इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत किए गए, बाकायदा दस्तखत किए गए। अमरीकी सदर की जानिब से फ्रांस के सदर के साथ बैठ के उन्होंने दस्तखत किए। उसके बाद ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब ने दस्तखत किए और फिर रात गया हमने देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी दस्तखत किए। क्यों किए? इंडियन मीडिया ये इसरार कर रहा था, ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि जो सालिस है वो इसमें कहीं नहीं है, दस्तखतों में उसको आउट कर दिया गया। लेकिन इस मुआहिदे के दस्तावेज़ात जो वाइट हाउस ने जारी की, जो ईरान ने जारी की, फारसी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में 800 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल मुआहिदा, 14 इसके निकात, और पाकिस्तान ने जो जारी की उसमें तीसरा जो हिस्सा है आखिरी सफ़े पर जहाँ पे ट्रंप साहब के साइन है, मसूद साहब के साइन है, नीचे लिखा है इन विटनेस देयर ऑफ द मीडिएटर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के उसमें दस्तखत है। अब मुआहिदे में है क्या, ये तो बहुत गुफ्तगू हो रही है, लेकिन ये जो स्विट्ज़रलैंड में बर्गनस्टॉक जो एक जर्मन आबादी से अक्सरियत वाला इलाका है, वहाँ पे ये मुआहिदा होना था। एक खबर या एक सोच ये थी, वो क्यों नहीं हो सका? वजह यह है जो कल परसों से हमारे यहाँ बिलखुसूस मेरे सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि खबर मेरे पास ये थी कि ईरानियन हुकाम जो हैं वो रिलक्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि देखिए घर में एक मैयत पड़ी हुई, वो भी सुप्रीम लीडर की। उनका ख्याल ये है कि सारी सूरत हाल में वहाँ जाके हाथ में ला के मुस्कुराते हुए मुआहिदे को हाथ में पकड़ के वो मुनासिब बात नहीं होगी, लिहाजा ये अमल इख्तियार किया जाए। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का जो आला सतही वफ्द है वो वेट करता रहा कि सूरत हाल क्या बनती है दोनों फ्रीकैन को देख के, और फिर ईरान ने जब इस मामले में हतमी फैसला नहीं किया तो दौरा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी मनसूख कर दिया, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने खबर देखी होगी। इसके अलावा कोई दूसरी वजह नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मुज़ाकराती टीमें हैं दोनों ममालिक की, वो इंगेज्ड हैं और उनके दरमियान जुमे से जो इस मुआहिदे का अगला मरहला है उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो जाएगी कि जो यूरेनियम की अफजूदगी है कम कैसे करना है, जो मुजमद असासे हैं बहाल कैसे करने हैं, जो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए $300 अरब की कहानी है वो कैसे होगी, आबना हुर्मुज़ और दीगर मामलात। अगर इस मुआहिदे के अंदर 14 निकात का मुफस्सल जायज़ा लिया जाए तो एक आम कारी, आम सहाफ़ी, आम शहरी के तौर पर नज़र आता है कि ईरान ने काफ़ी कुछ अचीव किया है। ना सिर्फ मुजमद असासे बहाल होंगे बल्कि $300 अरब मिल सकता है। आबना हुर्मुज़ जो है उसमें जो ईरान की धाक थी वैसी की वैसी दोबारा अपनी पुरानी सूरत हाल पर बहाल होगी। बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र नहीं है। हाँ, ईरान एक शय की प्लेज कर रहा है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, जो ट्रंप के लिए बहुत बड़ा तमगा है। ईरान ये भी कह रहा है कि जो यूरेनियम है उनके पास 60% अफसूदा 450 पाउंड, उसको डाइल्यूट किया जाएगा, लेकिन वो अमेरिका को नहीं दिया जाएगा, वो ईरान के अंदर रहेगा। इसमें जो पाकिस्तान का किरदार वो आपके सामने है। प्रोपेगेंडा अपनी जगह, हकीकत वो जिसका एतराफ़ वाइट हाउस करे, दुनिया भर के सुदूर वज़राए आज़म और इंटरनेशनल मीडिया करे। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत बड़ी खबर छापी। ओपिनियन में उन्होंने लिखा कि इस सारे प्रोसेस का जो सबसे बड़ा फातेह है वो पाकिस्तान है। यही लिए भी इत्तला मिली कि इस सारे प्रोसेस को खुफिया रखने के लिए इसराइल को कई बार चकमा दिया गया। जंगी जहाज़ों में, कतर में, ओमान में, आज़रबाईजान में मुआहिदे हुए और इसराइल को असल सूरत हाल से आगाह नहीं रखा गया। सालिसीन की जानिब से कोई भी ऐसी इस शय को यकीनी बनाया गया कि खबर लीक ना हो। यही कामयाबी है, और यही अगले रोज़ सिक्योरिटी हुकाम भी बता रहे थे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इस मामले को खुफिया रखा गया, इसके ऊपर तबसरा नहीं किया गया। बहरहाल, इसके अलावा मुल्की सियासत पर भी आ जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत साजी का मामला था। बितला है कि बिलाखिर पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला होगा। नून लीग के साथ मामला तय पा गए। हम सुन रहे थे नई तरमीम आ रही है, बिलावल ने कहा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो मुजाहरे हो रहे हैं मुहाजिरीन की नशिस्तों के ऊपर, उसके ऊपर बिलावल ने आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात की है। तो इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है। बैरिस्टर मलिक रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर मुमलिकत हैं कानून और इंसाफ के। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इब्तदाइया थोड़ा ज़रूरी था तफसील से नाज़रीन तक पहुँचाना। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म फिर अब स्विट्ज़रलैंड नहीं जा रहे, क्या तय पाया इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमल जामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल ये बात अब वाज़ेह तौर पे सामने नज़र आ रही है कि मेन जो कामयाबी है पाकिस्तान की, जो मार्का हक 2 मैं कहूँगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मार्का है। सफारती जो कामयाबी हुई, सालसी कामयाबी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, और ये कामयाबी पाकिस्तान की आवाम की कामयाबी है। ये कामयाबी पाकिस्तान की लीडरशिप की कामयाबी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कामयाबी है, और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब की, उनकी तमाम की कामयाबी है। और पाकिस्तानी कौम जो है
उसका सर फख्र से बुलंद है। जो आपने कहा कि स्विट्जरलैंड जो है जाना मनसूख हुआ, देखिए असल बात ये नहीं है। असल तो कामयाबी ये है कि डिप्लोमेसी वाज एट वर्क, और डिप्लोमेसी की वजह से सफारती जो कोशिशें थी वो कामयाब हुई, सालसी कोशिशें कामयाब हुई, और एग्रीमेंट साइन हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली वो साइन हुआ। असल में तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है, और जिसको पाकिस्तान ने एज ए मीडिएटर, एज विटनेस भी किया, और वजीर आजम ने अपने दस्तखत भी उस मुआहदे पे किए, जिसका नाम, तारीखी नाम है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये सबसे बड़ी बात है। जाना ना जाना जो है वो मेरे ख्याल से मैटर नहीं करता। असल जो चीज़ है, क्योंकि अब एक जो उसकी कह लें कॉम्प्रिहेंसिव टॉक्स हैं, जो एक कमिटीज, टेक्निकल कमिटीज बैठ के आपस में मामला तय करेंगी, जो 14 निकात जिनका आपने थोड़ा बहुत जिक्र भी किया अपने इब्तदाइये में, उनके ऊपर बात होनी है, और वो टेक्निकल टीम्स बैठ के जो है ट्रैक लेवल जो टॉक्स हैं वो उस पर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यही असल में बात कामयाबी है कि पाकिस्तान का रोल बतौर सालिस, बतौर मीडिएटर पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल बिल्कुल की, और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया कि दुनिया पूरी में इसको जो एक्नॉलेज अमन की किया। फिजा कायम की है, इस खत्ते में तो की ही की, लेकिन दुनिया पूरी में जो हुई, वो दुनिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है, और यही असल कामयाबी है। जाना न जाना वो एक बिल्कुल सेकेंडरी ठीक, चीज थी। बिल्कुल ठीक, असल में तो वो तो तमाम चीजें ऑप्टिक्स की हैं, बिल्कुल लेकिन ठीक। दुनिया इस चीज की तारीफ कर रही है, दुनिया इसको लायक तहसीन कह रही है कि पाकिस्तान ने ये सालसी का किरदार अदा किया, और ये हम्म, सालसी करवाई, और पाकिस्तान कामयाब रहा इस सारे मामले पे। तो उसमें अभी भी पाकिस्तान एंगेज्ड है, पाकिस्तान अभी भी इस सारे मामले के साथ जुड़ा हुआ है, और जो ट्रैक लेवल कॉम्प्रिहेंसिव टीम्स जो आपस में इस नुकात पे जो अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश हुई है, उन पे जो बातचीत होगी, जो बातचीत हो रही है, बिकॉज इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, हम्म। तो उस पे जो है पाकिस्तान उसका पार्ट है, और एक सेंट्रल पार्ट पाकिस्तान उसमें भी प्ले कर रहा है। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा इससे पहले कि हम मुल्क की सियासत पे बात करें आपके साथ, बिलाशुबा पाकिस्तानी इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो जुमे से फिर अगला जो दौर है मुज़ाकरात का, जिसमें टेक्निकल चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है अमेरिका ने और ईरान ने, क्या उसमें कतर और पाकिस्तान की मुआवनत भी होगी? क्या हम सालिस के तौर पर उसका हिस्सा भी हैं? जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह कहा कि एज ए लीड मीडिएटर पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी सेंट्रल रोल इन दीज प्रोसीडिंग्स, और ना सिर्फ वो सालसी का किरदार जो अदा किया वो, बल्कि उसके साथ दीगर जो चीज़ें एसोसिएटेड हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग जो है इसकी एग्रीमेंट की और इसकी पासदारी की, वो भी एक देखे ना बड़ा प्रोसेस है, और वो भी एक टीडियस प्रोसेस है इस हवाले से कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन, फिर इसको देखना, और उसमें जो टीम्स हैं दोनों तरफ से, जो ट्रैक लेवल कॉम्प्रिहेंसिव टीम्स हैं, जो इस पे टेक्निकल टीम्स ने जिन्होंने काम करना है, तो वो भी उस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान उसके साथ है, और दीगर ममालिक भी। जाहिर बात है कि हमारे दोस्त ब्रदर ममालिक, कतर, सऊदी अरेबिया, मिस्र, ये सारे ममालिक जो हैं, और ये बिल्कुल इसके साथ इनके साथ राब्ता भी रहा। आपने देखा कि डॉक्टर साहब की जो है मुतअद्दिद दफ़ा, अभी भी पिछले एक आध दिन में भी कितनी दफ़ा बातचीत हुई अपने हम मनसब से, और इन तमाम ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ इंगेज किया, और अप टू डेट भी रखा तमाम तर चीज़ों पे। तो जो अभी आगे टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें भी पाकिस्तान इंशाल्लाह वो उसमें साथ होगा, और होना ज़रूरी भी है, क्योंकि बिल्कुल ठीक। एज ए मीडिएटर मैं देख रहा हूँ अकील मलिक साहब, एक आया है अकील मलिक साहब, मैंने आज देखा, मैंने आज देखा है कि भारतीय मीडिया ने सारी सूरत हाल पे आज सुर्खियां लगाई, बिलखुसूस CNN न्यूज़ 18 और दीगर चैनल्स ने, कि पाकिस्तान जो दावा कर रहा था कि लीड मीडिएटर है, उसका तो नाम या दस्तखत या वो सेरेमनी उसमें से है ही नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ कुछ ट्वीट, ये गुप्ता जी हैं वहाँ पे, उन्होंने इस पर तबसरा किया हुआ कि पाकिस्तान को तो वो जो मुआहदा है उसके अंदर उसके नाम और दस्तखत तक मौजूद नहीं है। हमने तो अपने तय जवाब दिया, लेकिन ये भारतीय जो पत्रकार हैं, तज्जिया निगार हैं, इन्हें आप किसी ज़ुबान में समझाएं कि ये मुआहदे के ऊपर दस्तखत तीसरे पाकिस्तान के हैं। देखिए, अब भारत में चाहे वो पत्रकार हो, या वहाँ की लीडरशिप हो, या वहाँ के माज़रत के साथ मेजॉरिटी लोग, मैं तो ये कहूँगा कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन भारत जो है वो तासुब की ऐनक उतारे, और भारत जो है वो अगर इस चीज़ को नहीं मानना चाहता कि पाकिस्तान ने लीड किरदार अदा किया और लीड मीडिएटर, तो वो
मेरे ख्याल से तस्वीर सोशल मीडिया पे भी राउंड्स कर रही है जिसमें लिखा हुआ है द मीडिएटर, और वजीर आजम पाकिस्तान के उसके दस्तखत भी मौजूद हैं। दुनिया इस चीज़ का एतराफ़ कर रही है। अगर भारत को मिर्गी के और गश के दौरे पड़ने हैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर, तो उनके लिए फिर सिर्फ अफसोस और दुआएं की जा सकती है। इससे ज़्यादा जो है कोई किसी चीज़ पे जो है मैं कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये इतना ही आपको कह सकता हूँ, भारत को दोबारा मुंह की खानी पड़ी। दुनिया जो है पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, पाकिस्तान के इस रोल को, पाकिस्तान का जो किरदार रहा इस पूरे प्रोसेस में, उन्होंने लायक तहसीन समझा है इसको, इसकी तारीफ भी की। लेकिन भारत ने भी जब मुबारकबाद दी तो पाकिस्तान का बड़ा ही नाम नहीं लिखा जा सका उनसे। उन्होंने नाम जो है जिक्र करने वो से इख्तिलाफ जरूरी किया। नहीं है ना ऐसा नहीं जी है। मलिक साहब, जरूरी नहीं है कि बड़े मुल्क का रहनुमा भी बड़ा हो, जरूरी नहीं है। ये मोदी जी के लिए दुरुस्त तबसरा कहा। करो। अच्छा अच्छा सर जी, आ जाते हैं जरा मुल्क की सियासत के ऊपर। ये तो बड़ी खुशाइंद है, अल्लाह करे कि खित्ते में अमन हो। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं डीजल की पाकिस्तान में और इंटरनेशनल मार्केट में इस मुआहदे के बाद 78 से $80 फी बैरल हो चुकी हैं। तो हज़रत आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? कोई आवाम को भी रिलीफ इन रियल ट्रांसफ़र करें, कोई उम्मीद दें आवाम को कि हाँ गिरती कीमतों के बाद यहाँ भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी होगी। कोई इस बारे में वज़ीर आज़म काबीना में कोई गौर हो रहा है या बेखबर है सब? नहीं जी, बिल्कुल बेखबर नहीं है, और गौर बिल्कुल हो रहा है। आपको पता है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स चल रहे हैं और हर जुमे वाले दिन उन कीमतों का रिव्यू भी किया जाता है। अभी देखें 3 से 4 दिन पहले ₹4 और ₹2, ₹4 पेट्रोल में और ₹2 डीजल में कमी आई। ये आलमी कीमतों को देखते हुए ही की गई थी। और इसके बाद अभी भी अगर आप देखें तो कल जुमे का दिन है, जुमातुल मुबारक है, और वो रिव्यू किया जाएगा क्योंकि वज़ीर आज़म का अपनी आवाम से ये वादा है और पाकिस्तानियों से वादा है कि जैसे ही आलमी मंडी में कीमतें कम होंगी उसका फायदा फिल फौर जो है पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम तक पहुंचाया जाएगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कल जुमा है, आलमी मार्केट में जिस तरह तेल की कीमतें कम हो रही हैं और इसका फायदा जो है वो इंशाल्लाह इसके समर पाकिस्तानी अवाम तक भी पहुंचेंगे। तो कल रिव्यू है कीमतों का, और मैं उम्मीद भी करता हूं और बिल्कुल इसको पेट्रोलियम डिवीजन देख रही है। उसको देखते हुए जो भी ठीक। पॉसिबल सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुई, मैं आपको सिग्निफिकेंट का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि खासी कीमतें नीचे आएंगी और आप देखेंगे कि उसका फायदा पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम तक अल्लाह पहुंचेगा। करे, अल्लाह करे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज पार्लियामान से मुखातिब थे। मैं अब ज़रा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी क्यों नहीं हो रही, आज़ाद कश्मीर में जो जॉइंट एक्शन कमेटी का मामला है, मुहाजिरीन की नशस्तें और दीगर मामला पे बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन उस पर आने से पहले सर, ये कोई 4-5 दिनों से बड़ी खबर गर्म है कि काबीना में रद्दोबदल होने जा रहा है। किस सतह पर रद्दोबदल की तवक्को है और वाकई ये खबर दुरुस्त है और क्यों का ज़रूरी है? देखिए, मेरे इल्म में तो ये खबर नहीं है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात कि जो टीम का कप्तान होता है और वो वजीर आजम है, अब जाहिर बात है वो उनका इस्तेकाक है, उनका प्रेरोगेटिव है कि वो अपनी टीम में किसको रखें, किसको जो है किस जगह पे वो खिलाएं और कौन सा वो पोर्टफोलियो दें। वैसे अगर आपको मैं ये बताऊं तो कंटिन्यूसली वजीर आजम साहब जो हैं वो परफॉर्मेंस को जो है वो एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ वज़रा की, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ की, और वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और वो चलता रहता है। इसीलिए वो जो भी बेहतर समझेंगे, जो उनका इस्तेकाक है कि अपनी टीम में किसको रखना है, किसको लाना है, किसको कहाँ पे, किस स्टेज पे खिलाना है, ये कौन-सी ज़िम्मेदारी देनी है, तो ये उनका इस्तेकाक है और वो अपनी टीम का एक बेहतर फ़ैसला करते हैं, जब भी करते हैं। तो उस हवाले से मेरे पास मुसद्दक़ा जो है कोई ऐसी हतमी चीज़ मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म साहब एक हमेशा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन देखते हैं अपने वज़रा की, अपनी टीम की, तो मेरे ख़्याल से ये अच्छी खुशाइन बात है कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस जो है वो वज़रा की को इवैल्यूएट करना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए और जो जहाँ पे बेहतर परफॉर्म कर सकता है वो उस हवाले से उनको देखना चाहिए। बिलावल साहब ने कहा है जी कि बजट शुरू होने पर 18वीं तरमीम के खात्मे से मुतालिक अफवाहें फैलाई गई, क्योंकि खबर थी कि नई तरमीम आ रही है 28वीं। वो कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर का, नायब प्राइम मिनिस्टर का और वज़ीर ख़जाना का शुक्रगुजार हूँ। हमने सियासी इत्तफ़ाक़ राय से जमहूरी आला यानी 2-3 साल की अरेंजमेंट के अलावा सूबों से मज़ीद मुतालबा नहीं किया जाएगा। क्या मैं इसे ये समझूँ कि तरमीम अब नहीं हो रही, 2-3 साल के लिए कोई और बंदोबस्त कर लिया गया, NFC के मसाइल वसाइल के जो मसाइल थे, या अभी भी तरमीम आना बाकी है? देखिए, मैं इस हवाले से आपको ये ज़रूर कहूँगा कि बजट से पहले बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही थी। शायद बजट से पहले 28वीं तरमीम की जो है वो आमद है। मैंने उस वक़्त भी गुज़ारिश यही की थी कि
किसी किस्म की तरमीम पे बाज़ाब्ता तौर पे कोई काम नहीं किया जा रहा। और यहाँ पे ये कहना भी ज़रूरी है कि एनएफसी का एक ऐसी जो चीज़ थी जिसकी डिस्कशन होना ज़रूरी थी, जिसको तय होना ज़रूरी था, और ये अफ़हाम व तफ़हीम से एक जो अरेंजमेंट है, जो कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की अंदर चीज़ें तय की गईं, और उसके साथ फिर आपने देखा कि तमाम तर सूबे जो हैं उन्होंने वॉलंटरली वफाक को स्ट्रेटेजिक स्पेंडिंग के लिए, जो कि अब ज़रूरत है और बहुत पर्टिनेंट स्पेंडिंग है, स्पेशली मार्का हक बनियान मरसूस के बाद, तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी था और ये एक रास्ता निकाला गया। और ये ऐसी बात नहीं कि कोई तरमीम नहीं आ सकती, ये इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, तरमीम बिल्कुल लाई जा सकती है, क्योंकि एनएफसी का तो चले एक मसला था, जो हमने बातें की, जो बताया कि वफाक पे खासा बोझ है, डेट सर्विसिंग, डिफेंस स्पेंडिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो आइन के अंदर आर्टिकल 160 में अगर आप बात की जाए, तो उसमें इन एनी केस एनएफसी के फॉर्मूले के साथ वफाक तो अभी भी एजेके का और जीबी का बर्डन बेयर कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए और उसमें खाली वफाक पे ही बर्डन नहीं होना चाहिए। तो ये भी कोई ऐसा मैकेनिज्म तय होना चाहिए कि यानी जीबी को भी मलिक साहब, और एजेके को भी मैं ये समझ रहा हूँ कि ये फॉर टाइम बिंग तो चले अरेंजमेंट कुछ हुई जिसका बिलावल जिक्र कर रहे हैं, तो जी मैं ये समझ रहा हूँ कि इसका मतलब अभी जी बिल्कुल, आप अभी दुरुस्त मैं समझ रहा हूँ कि for the time being। अभी गुंजाइश है किसी तरमीम की। जी बिल्कुल, देखें अच्छा, तालीम की बात हुई, आबादी की बात हुई, लोकल गवर्नेंस की बात हुई, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स की बात हुई, तो इन तमाम चीज़ों के लिए अगर कोई आईनी आर्टिकल इससे इफेक्ट होता है तो वो चेंज भी आपको इफेक्ट करने की जरूरत है। तो ये अब ऐसे इश्यूज हैं जिनसे हम कब तक जो है आंखें चुराएंगे या अपनी आंखों पे पर्दा डाले रखेंगे। तो ये कॉन्वर्सेशन होना जरूरी है, सूनर या रादर देन लेटर। मैं समझता हूँ कि एक मुनासिब और बेहतर बात है। तो ये बातचीत होगी, लेकिन कोई भी आईनी तरमीम किसी कंसेंसस के बगैर, और इत्तेहादियों की हुकूमत, आप खुद जामी साहब बेहतर समझते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस होना जरूरी है, और ये नेशनल इश्यूज हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के इश्यूज नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस पे कंसेंसस होना, एक राय डेवलप होना, और उस पर फिर कंसेंसस होके अगर किसी तरमीम के लिए जाना है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड होना और उनका आमादा होना जरूरी है। मलिक साहब, फिर ये जिन मौज़ूआत का आपने अभी जिक्र किया कि इनके ऊपर अभी गुंजाइश है और तरमीम आ सकती है, तो क्या इन मौज़ूआत के अलावा नए सूबे भी ज़ेर बहस आए हैं या वो फिलहाल मौजू में नहीं है? नहीं, देखिए, मैं लोकल गवर्नमेंट की बात करता हूं, क्योंकि असल तो 18वीं तरमीम का मतन और मकसद था तरसीलात जो इख्तियारात की वो निचली सतह तक होनी चाहिए। वो सूबों, वफाक से सूबों तक तो गई। इन रियल टर्म्स अगर आप बात करें, इन रियलिटी, तो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स तमाम सूबों में अक्रॉस द बोर्ड, मैं किसी सूबे की बात स्पेसिफिकली नहीं करूंगा, लेकिन उस तरह वो जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, अकाउंटेबिलिटी है, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी है सिटीजन्स को, वो चीजें तो नहीं हो रही। तो वो उसको यकीनी बनाने के लिए, उसको एक मैकेनिज्म बनाने के लिए, गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, ये आपको कभी ना कभी तो बातचीत करनी होगी, कोई मैकेनिज्म बनाना होगा कि अगर जो एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उनको देखते हुए इफेक्टिवली अगर आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और मजबूत करें, लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करें, तो फिर ये रास्ता निकल आता है। अगर जिस तरह एनएफसी पे निकल सकता है, एक दानिश के थ्रू और एक अकलमंदी के थ्रू और एक अफाम तफहीम के थ्रू, तो मैं समझता हूँ अगर आईनी तरमीम में जाए बगैर भी इन चीजों पे अगर बात की जाए और डिस्कशन की जाए तो रास्ता तो निकल आता है। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाब हो चुका, पीपल्स पार्टी के शिकवे अपनी जगह, आज़ाद लोग एक ऐसी जमात में चले गए जिसने खुद कुछ सीट नहीं जीती हुई थी, तो अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो नून और पीपल्स पार्टी के बीच का फार्मूला तय पा गया है? क्या पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने दी जाएगी? देखिए, हमने पहले भी जब वो इलेक्शन जीते, उनकी 10-11 सीटें थी वजीर आजम ने, और हमारी तमाम तर जो पार्टी है उन्होंने उनको मुबारकबाद पेश की, और बिल्कुल जो हुकूमत बनाने का अमल है, अब देखें ना, आज़ाद तो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं। जब विनिंग आज़ाद कैंडिडेट हो तो उसको, उसकी अपनी एक चॉइस होती है, वो जिस पार्टी को ज्वाइन करे। अब उन्होंने अगर एक मखसूस सियासी जमात को ज्वाइन कर लिया तो किसी एक सियासी जमात के पास इतनी वाज़ेह अक्सरियत मौजूद नहीं है कि वो खुद जो है हुकूमत बना सके। तो इसका अभी देखने की जरूरत है कि पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें मौजूद हैं, तो अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी ही पहल करे, वो हुकूमत साजी करे। उसमें अगर कोई बातचीत होती है
किसी हवाले से जिस तरह देखें वफाक में हम इत्तेहादी हैं, अगर वहाँ पे इत्तेहादी होने के अलावा से हवाले से कोई बातचीत हो तो बिल्कुल इस पे बातचीत हो सकती है, लेकिन प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुई है। अब वो आगे किस तरह शेप अप होती है, क्या एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो देखें किस तरह वो पैन आउट करेगी। मलिक साहब, बड़ा सेंसिटिव इशू है जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है। ज्वाइंट एक्शन कलदम करार पाई, उनके मुतालबात हैं, एहतजाज और जिस तरह से जलाओ घिरा हुआ वो अपनी जगह है। लेकिन आज बिलावल जब बोले हैं तो उन्होंने कुछ हल तजवीज़ किया है। वो ये कहते हैं कि मुहाजिरीन की नुमाइंदगी और उनके वोट को तहफ़्फ़ुज़ इस तरह दें कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के नताइज के तनासुब से नुमाइंदगी मिले। और क्या ये तजवीज़ काबिल अमल है, यानी वो प्रोपोर्शनल बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की? देखिए, वो ऑलरेडी सीटें जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं, और ये नहीं हो सकता जब आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका 27 जुलाई जो है वो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की जो है उन्होंने वो डेट दे दी। अब वो तमाम तर चीजें हो गई, पार्टीज ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स जारी कर दी, तो मेरे ख्याल से ये बाद में तो बात हो सकती है, लेकिन फिल वक्त इन स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल टर्म्स में आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि अभी वो शेड्यूल जो आया है उसी को फॉलो करने की जरूरत है, और ये किसी को डिसइनफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता इस सारे मामले के ऊपर। और अगर किसी की इस तरह की डिमांड है, जिस तरह जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो मैं समझता हूँ कि इन एनी केस अब तो कलदम करार दे दी जा चुकी है, लेकिन उनकी बातें कहाँ से शुरू हुई, फिर इस सारे मुद्दे पे मामले पे आगे, और अब वो अगर कश्मीर कॉज को हिट करना चाहते हैं या उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ये इस चीज की तो इजाजत नहीं दी जा सकती। देखें, दिहाइयों से जो है वहाँ के जो मुहाजिरीन हैं उनकी कुर्बानियां हैं, कम से कम उनको तो अकाउंट फॉर करने की जरूरत है। उनको तो कम से कम किसी जगह जो है आप किसी खाते में डालें। और ये कब से मामला चला आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। ये जो उनकी रिप्रेजेंटेशन रेफ्यूजी सीट्स की है मुहाजिरीन की, तो ये तो कब से रिफ्लेक्ट कर रही है विद इन वाई इन 2026। ये तो बात पहले होती ना मामला पहले उठाया जाता, और ये इलेक्शन कब से हो रहे हैं, ये आज से तो नहीं हो रहे। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अब जो भी उनकी काबिल एहतराम तजवीज़ हैं वो सिलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत है। उनके प्राइम मिनिस्टर से मैंने एक इंटरव्यू भी किया था, और बिलावल भी आज बोल रहे हैं, पिछले हफ्ते उनके प्राइम मिनिस्टर राठौर साहब से तफसीली हमारी बात हुई थी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे। उनकी क़यादत पीपल्स पार्टी की जो वहाँ पे गवर्नमेंट लीड कर रही है, वो ये समझते हैं कि कलअदम करार देने के बावजूद मुज़ाकरात हो सकते हैं। और आज बिलावल कह रहे हैं कि कौमी सतह पर इत्तेफाकी राय पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नून लीग शायद मुझे लगता है कि इससे मुत्तफिक नहीं है आपकी हुकूमत। देखें जामी साहब, बहुत सिंपल सी बात है। 38 डिमांड उन्होंने रखी, उसमें से 35 और 36 डिमांड जो हैं वो उनकी कंप्लीट हो गई, वो मानी जा चुकी। आटे से, बिजली से, पानी से वो शुरू हुए, और वो तमाम तर बातें उनकी मानी गई। लेकिन फिर उसके बाद आके आप अगर इस तरह की बात करें कि 12 सीटें, देन ये बताएं ना कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कौन है? क्या वो कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है? क्या वो सियासी जमात है? क्या वहां पे वो कोई नुमाइंदा जमात है किसी हवाले से? अब ये बातें सड़क पे, चौकों पे, चौराहों पे तो नहीं हो सकती। ये तमाम तर बातें तो होती हैं असेंबली में, या ये एंगेजमेंट होती है गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां पे। अगर किसी किस्म की कानून साजी या आयन साजी के मामले के हवाले से आपने इफेक्ट करना है चेंज, तो ये वहां पे बात हो सकती है। सड़क पे तो इस चीज का फैसला नहीं हो सकता। तो कम से कम जब अब शेड्यूल अनाउंस हो चुका है तो उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। बट आई थिंक इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट आपको ये देखने की जरूरत है एक ब्रॉडर पिक्चर में कि ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं। कई ऐसी आप देखेंगे कि ऑडियोज और ऐसा मवाद जो कि क्रेडिबल एविडेंस के साथ जो है कोरॉबरेट करता है, वो वहां पे मौजूद है, और वो ताने बाने जो हैं वो कहीं और जाके उसके मिल रहे हैं, जहां से उनकी बैकिंग है, जहां से उनका कनेक्ट है, जहां से उनका कांटेक्ट है। वो तमाम तर चीजें जो हैं वो आपको कहीं और पॉइंट कर रही हैं। तो कम से कम इस चीज को इस हवाले से भी देखने की जरूरत है, बिकॉज इट्स नॉट दैट सिंपल। यहाँ पे देखें कि उनके राब्ते किनके साथ हैं, वो करना क्या चाह रही हैं। अगर इंतशार फैलाने के हवाले से वो किस हद तक जा रहे हैं, तो फिर उसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनको खुली छूट दे दी जाए। कोई ना कोई तो देखे ना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर कानून और इंसाफ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे। मुआहिदा जो हुआ ईरान अमेरिका के बीच, इसमें ईरान ने क्या हासिल किया है, अमेरिका ने क्या मिला अमेरिका को,
ईरान के पास क्या मौका है, पाकिस्तान का किरदार कैसे हाईलाइट हुआ, इस पर अब तफसीली बात करते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब इमरान अली साहब ने, साबिक सफ़ीर रह चुके ओमान में, डिप्लोमेसी की दुनिया में वक्त दिया पाकिस्तान के लिए। दुनिया भर के हालात वाक़यात बिलखुसूस जो अमेरिका ईरान जंग थी, इस पर उनकी कमेंट्री और तज्जिया आप देखते रहे, हमारे प्रोग्राम्स में भी तशरीफ लाते रहे। हमें ज्वाइन करेंगे साथ ही मेजर रिटायर्ड जायद महमूद साहब, दिफाई तज्जिया निगार हैं। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। मैं देख रहा हूँ इस माहदे को, उसके ऊपर जो चहमगोइयाँ भी हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे और अंडरस्टैंडिंग ये बन रही है, चूँकि ईरानियंस प्रॉबेबली नहीं जा रहे तो इसलिए वो भी नहीं जा रहे, लेकिन मुज़ाकरात जारी रहेंगे, सिग्नेचर हो गए, दस्तखत सामने आ गए। सादा लफ्ज़ों में समझना चाह रहा हूँ सर, इस माहदे को आपने देखा है, ईरान को क्या मिला है और अमेरिका या अमेरिकी सदर किस बात पे चेस्ट थम्पिंग अपनी करेंगे आप इस माहदे के बाद? अस्सलामुअलैकुम जी, जनरल जायद साहब को सलाम। इस पे जी अमेरिकन चेस्ट थम्पिंग, एक तो उन्होंने वर्साइज में चूंकि साइन किए और सारे G7 के ममालिक उनके साथ थे जिनको वो पहले कुछ नहीं समझते थे, तो उन्होंने वहाँ चेस्ट थम्पिंग कर लिए। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि उन्होंने फ्रांस के अंदर इस मुआहदे को बहुत स्टाउटली डिफेंड किया है। जी जी वो जी। बहुत अच्छी तरह डिफेंड किया। उन पे क्रिटिसिज्म ज़रूर होगी। अगर इस डॉक्यूमेंट को आप शुरू में पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि इसमें ईरान को ज़्यादा कंसेशंस दी गई हैं, स्पेशली सैंक्शंस का लिफ्ट करना, स्पेशली न्यूक्लियर इशू पे एक पैराग्राफ होना, और उसमें भी ये इनडायरेक्टली कंसीड किया गया कि उसको वहीं आप जो अफसूदा यूरेनियम है उसको आप डिफ्यूज कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। उसके अलावा 300 बिलियन का फिगर है, ऑल्दो वो 60 डेज में नेगोशिएट होगा। इमीडिएटली ऑयल पे से सैंक्शंस हटा लेना और लिटरल स्टेट्स की बात जो की गई है, हॉर्मोज के लिए 60 दिन के लिए ईरान टोल नहीं लेगा। उसके बाद ईरान ओमान के साथ डिस्कस करेगा, तो एक वे ओपन है। मेरा ख्याल है कि जो इसकी इनिशियल रीडिंग आप करें इस डॉक्यूमेंट की, तो ये ईरान को ज़्यादा कंसेशंस दी हुई लगती हैं इसमें। ये अभी ट्रंप साहब ने ताज़ा इरशाद फरमाया पे, ऑयल इज फ्लोइंग, ईरान कैन नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन, द वर्ल्ड विल बी सेफ, द स्टॉक मार्केट्स आर रोरिंग, जॉब्स आर एट रिकॉर्ड एंड prices are dropping, our country is strong, safe and respected like never before, you are welcome। इस डील के ऊपर उन्होंने ताज़ा ये जो फरमुदात हैं वो मैंने पढ़ के सुने, क्या मतलब लिया जाए सर आसान जुबान में? अच्छा जी, वही जी, ही इज डिफेंडिंग है, ऑयल इज फ्लोइंग। उन्होंने इसके अलावा भी कहा है कि मैं क्या स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद रखता। बड़े सख्त सवाल हुए उनसे और साइज में, उन्होंने कहा मैं बंद रखता। कितने मिलियन डॉलर्स, 600-700 मिलियन डॉलर अ डे का उन्होंने नुकसान बताया। सबसे बड़ी बात उन्होंने जहाज पे चढ़ते हुए कहा कि वो जो 24 बिलियन है वो तो थे ही ईरान के, हमने लिए थे, हम वापस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी उनकी ये ट्वीट भी बहुत अच्छी है कि अमेरिका सेफ है, ऑयल इज फ्लोइंग एंड आई एम डिफेंडिंग माय डील। मैं जनरल साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। जनरल महमूद साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी हमने अर्ज़ किया कि जिस तरह से इनक्रेडिबल ये काम किया पाकिस्तान ने और इज़्ज़त जो पाकिस्तान को मिल रही है, दस्तखत पाकिस्तान के लिखे हुए इन विटनेस देयर ऑफ द मीडिएटर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, शबाशी साहब को इसमें दस्तखत हैं। वो कि जा नहीं सके क्योंकि मेरी इत्तला है कि ईरानियंस वर रिलक्टेंट टू गो देयर, हैंड शेक और तस्वीर खिंचवाते हुए सारी सूरत हाल में, जबकि शोहदा उनके घर पड़े हुए हैं। ये मैं तेहरान में कुछ लोगों से बात हो रही थी, लेकिन मुज़ाकरात जारी रहेंगे। जनरल साहब, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आज मैंने कुछ आउटलेट्स पे देखा है कि ये इत्तला भी आई कि इस सारे प्रोसेस में कैसे इसराइली स्पॉयलर्स को चकमा दिया गया, कभी खुफिया मकामात पे, कभी तहरीरी तौर पर पैगामात भेज के पाकिस्तान ने सालिस के तौर पर इसको मेक श्योर किया कि हवा तक न लगे। ये वाक़तन ऐसा था, कितना मुश्किल था और कैसे ये इनक्रेडिबल फीट पाकिस्तान ने अचीव की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। ऑफ कोर्स इसकी जो क्रिटिकलिटी है और ये वॉर भी जो है, इसका शुरू होना ही कॉन्स्पिरेसीज, झूठ, रॉन्ग इंफॉर्मेशन सेटअप किया गया, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को ना सेटअप किया गया इस पूरे इस वॉर में लाने के लिए। सिचुएशन रूम में जब उनको ब्रीफिंग दी गई नेतन्याहू साहब ने और उनके मोसाद के चीफ ने, तो उन्होंने बताया जी कि 3-4 दिन में इस जंग ने ख़त्म हो जाना है, पीपल विल टेक ओवर, आपका इनकी रजीम विल कोलैप्स, ख़त्म हो जाएगी।
तो ईरान के अंदर हमारे जो टेंटिकल्स हैं वो इफेक्टिव हो जाएंगे और उसके बाद ये दिस वॉर विल बी ओवर वेरी सून। ठीक। और प्रोबेबली उसके बीच में इनको खींच लिया गया। यही सीन वो आज नहीं, वो हर प्रेसिडेंट के साथ वो कुछ ना कुछ करते रहे। हिलरी क्लिंटन का इंटरव्यू अभी हम सब देख भी रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि जी हमें बताया जाता था कि जहाज बिल्कुल तैयार खड़े हैं, सिर्फ आप गो अहेड दें एंड वी विल फिनिश द जॉब। ये जो मूवीज और एक तो इस दफा जॉब फिनिश होने के बजाय वो गले पड़ गई जी, मिसकैलकुलेशन हो गई। और अब जितने भी हॉक्स हैं, मैं खुद हैरान हो रहा हूँ। अमेरिका के अंदर भी जो लोग क्रिटिक कर रहे हैं कि डील ठीक नहीं है, वॉर हार दी है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, किसी ने अमेरिका की ज्वाइनिंग ऑफ वॉर नेतन्याहू के ऊपर, इन लोगों में से खासतौर पे जो भी क्रिटिक है, उन्होंने क्रिटिक नहीं की कि क्यों अमेरिका ने ये वॉर ज्वाइन की है। और अगर JCPOA जैसी या उससे वीक डील लेनी थी जो अभी तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि हम तो अभी इस वक्त एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिस्कस कर रहे हैं, हम डील तो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। जब तक वो नहीं होती आप यू कांट से कि ये डील अच्छी है बुरी है, कैसे इंप्लीमेंटेशन होनी है। अभी निटी ग्रिटीज, वो कहते हैं ना, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। और उसके अलावा भी जितने भी मैकेनिज्म्स हैं वो भी डिस्कस होने हैं कि फ्रोजन एसेट्स कैसे आएंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ ट्रांसफर होंगे। हुर्मस के जो टॉलिंग तो नहीं है, वो उसको सर्विसेज चार्जेस कह रहे हैं, तो लॉट हैज टू बी डिस्कस्ड। अभी तो फ्रेमवर्क डिस्कस हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हॉस्टिलिटीज एंड हो रही हैं, और ईरानियंस भी इसीलिए नहीं आए होंगे कि वो देखना चाह रहे हैं कि हाउ डज अमेरिकन बिहेव, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबनान। पहली भी जो शिक है इस मेमोरेंडम की, उसमें लेबनान की सॉवरेनिटी और लेबनान से फोर्सेस बड़ी प्रोमिनेंट तौर पर लिखा हुआ है। ईरान की अपनी सॉवरेनिटी पॉइंट 2 में है, तो वो जरा देखना भी चाहेंगे कि कैसे जाना चाहेंगे। तो प्रोबेबली जो सिक्रेसी की आपने बात की, ये वो स्पॉयलर्स और वो प्रेशर्स थे जिनकी वजह से इसको सीक्रेट रखा गया। मीडिया हाइप भी नहीं क्रिएट की गई। पाकिस्तान में भी आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा गिला किया कि जी अमेरिकन को खबरें थी, हमें खबर ही नहीं दी गई, हमें बताया ही नहीं गया। तो दिस वाज लिटिल बियॉन्ड खबरें एंड वो जो आप सेंसेशनलाइजेशन करते हैं चीजों की, जी हाँ, उनको कि वो कर दें। तो आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान के अंदर भी, विद इन पाकिस्तान भी, इट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल टीम जो सारा सिलसिला लेकर चल रही। अच्छा। तो फॉरेन ऑफिस के अंदर भी, GHQ के अंदर भी, दाएं बाएं भी बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर हो रही थी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और फिर फील्ड मार्शल खुद इन्वॉल्व थे, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, फॉरेन मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, वजीर दाखिला। तो आई थिंक ये टॉप लेवल पे रही, बड़ी लिमिटेड रही, और इस पे इतनी डिस्कशंस इन हाउस भी ज्यादा इसलिए नहीं की गई कि द सिस्टम में लीकेजेस होती हैं और फिर वो डेंजरस हो सकती थी। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, मैं अब देख रहा हूँ CNN एक खबर छाप रहा है, वो कहता है कि अब नेतन्याहू जो है, he is aiming to influence the final Iran deal, according to an Israeli source, using right-wing media figures and friendly senators to exert pressure on President Donald Trump. जी, अब अगर आप CNN को फॉलो करें पिछले 7-8 घंटे से, तो लगता है कि वो तो उनका बस चले तो प्रेसिडेंट ट्रंप को जिंदा जमीन में गाड़ दें जी, जिस तरीके की कमेंट्री वहां पे हो रही है और जो गेस्ट बुलाए जा रहे हैं। देखिए, नेतन्याहू ने अपनी जो भी 18-20 साल की उसकी पॉलिटिक्स है, जामी साहब, उसने बेस ही की है एंटी ईरान और एंटी मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो फोर्सेस, इस वॉर के इर्द गिर्द अपनी पॉलिटिक्स, जैसे मोदी करते ना, पाकिस्तान हेट पे पॉलिटिक्स करते हैं अपनी, वो उनका ट्रंप कार्ड समझ लें कि उनकी पॉलिटिक्स का है। तो नेतन्याहू की पॉलिटिक्स पूरी जिंदगी रही इसी वॉर, फ्रिक्शन, एंटी ईरान, एंटी मुस्लिम्स, एंटी मिडिल ईस्ट के अंदर इनकी जितनी भी फोर्सेस हैं, बहाना उनका करते हैं, और ही इज मूविंग फॉरवर्ड विद द ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट, उसके साथ आगे चल रहे हैं। अभी देखिए ना, ये वॉर खत्म हो गई तो उसको अपने इलेक्शन के जो भी इजराइल से अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो असेसमेंट आ रही है, उसमें इज लूजिंग दैट इलेक्शन। तो अभी अगर वॉर खत्म हो जाती है तो ही लूजेस हिज पावर, ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस हैं, तो वो अपनी जाती पावर के लिए, अपनी जाती पॉलिटिक्स के लिए उसको वॉर की जरूरत है। और ऑफ कोर्स वो अगर न्यूक्लियर को उनको देखे ना, हम एक मॉरल एक डिस्कशन भी होती है। ईरान के न्यूक्लियर पे तो चले डिस्कशन सही है गलत है, वो हो रही है, दबा के हो रही है, उस पर एफर्ट भी हो रही है, जंग भी होगी उसके ऊपर। इजराइल की न्यूक्लियर पे क्यों नहीं डिस्कशंस होती, उसको पॉलिटिक्स में क्यों नहीं लाया जाता? तो उसको उसने तो पूरी कोशिश करनी है। मैं आप दोनों को और आप दोनों को और अपने देखने वालों को बताऊं कि आज हमने जायजा लिया कि ईरान के अखबारात ने, ईरान के मीडिया ने कैसे इस डील के ऊपर, दस्तखत के ऊपर क्या सुर्खियां लगाई। ऑन द कॉन्ट्री जो अमेरिका की मीडिया जो कर रहा है, जो आप बता रहे हैं कि CNN क्या कर रहा है, ये एक दिखाएगा फुल कट करके। एक ईरान का मशहूर अखबार है हमशहरी,
वहाँ पे उन्होंने दो लफ्ज़ों की, एक तो फ़ारसी ज़ुबान का हुस्न भी ऐसा है और फिर उनकी तख्लीकी सलाहियत बहुत लाजवाब है, दो लफ्ज़ों की सुर्खी लगाई, बर्बाद रफ्ता। यानी मैंने इसकी फ़ारसी में उतनी महारत तो नहीं, लेकिन इसकी अंग्रेज़ी की तो मालूम हुआ कि लिखा है गॉन विद द विंड, और ट्रंप साहब को दिखाया है कि वो एक सफ़े को, उस मुआहदे को चबा रहे हैं। बड़ी शानदार सुर्खी उन्होंने लगाई, इस तरह वो चेरिश करें डिस्पाइट द फैक्ट कि ईरान से भी इत्तलात हैं, कुछ हार्ड लाइन इसे पसंद नहीं कर रहे। फिर ये एक और अखबार है जो क्लोज टू IRGC है, जवान, इसको जूम इन कीजिए। इन्होंने एक सुर्खी दो लफ्ज़ों की लगाई, शिकस्त बाशिकवा। इसका तर्जुमा हमने किया तो उन्होंने कहा ग्लोरियस डिफीट हमने दी है ईरान को। सो इमरान अली साहब, अब पाकिस्तान का जो किरदार और जिस तरह से हमारा मुकाम बना, तो उसके बाद हम कैसे इस इंटरनेशनल जो क्रेडिबिलिटी है या हमारा जो वक़ार में इजाफा, वो से अपने मुल्की मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? यानी क्या करें हम? पाकिस्तानी क़यादत, आप सिफारतकार रहे हैं, मशवरा क्या देंगे कि आप इस अपॉर्चुनिटी से पाकिस्तान मुस्तफ़ीद कैसे हो? सबसे पहले तो आपको अपने फिस्कल डेफिसिट को देख लेना चाहिए। $2-3 बिलियन का आपका मसला है, वो आपको यू शुड आई थिंक से कि पाकिस्तान नीड्स दिस टू सपोर्ट वर्ल्ड पीस। उसके बाद आपको बाकी सारा कुछ इंटरनल करना पड़ेगा। आपकी डेड करप्ट सिविल सर्विस है, आपके लोग गुर्बत में दबे हुए हैं, आपके पास प्लान ही कोई नहीं है। योर एलीट डू नॉट हैव अ प्लान फॉर पाकिस्तान पुअर पीपल। पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए आपने कितनी तकरीरें सुनी है पिछले 6 महीने में, चेस्ट थम्पिंग करते हुए कि मैं पाकिस्तान के गरीब के मसले हल करूंगा। आपको पता है पेट्रोल के ऊपर लेवी कितनी है? जी जी, 150 रुपीज, 150 रुपीज पर लीटर। आई थिंक 120 125 है, बताया जी 165 है। नहीं 120 के आसपास है, 117 120 के आसपास है सर, बिल्कुल। लेकिन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होश रुबा है। एक रुपया भी गलत है। वो बैठे हुए हैं FBR वाले फाइनेंस मिनिस्टर के साथ खुशकपियां लगा रहे हैं। वो एक मेरे ख्याल एक सहाफी हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं जी। ये आपको अपने जो डाउन ट्रॉडन पाकिस्तानीज हैं, जिनके उनके लिए यू शुड हैव अ प्लान। आपके पास प्लान ही नहीं है, आप कैसे करेंगे? वो तेल सस्ता हो जाएगा आपके ख्याल में, वो लेवी खत्म हो जाएगी आपकी ऑयल एंड गैस पाइपलाइन को बनते हुए कई साल लग जाएंगे। तो ये जो आर्म चेयर लोग हैं जो खुद भी एलीट का हिस्सा हैं, वो उनका ख्याल है कि जी बड़ा कोई फायदा हो जाएगा। आपके पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास ऑफ ऑल शेड्स इट डजंट हैव अ प्लान कि पाकिस्तानियों के मसले कैसे हल कर। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब इमरान अली साहब, बहुत अहम नुकता आपने उठाया। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। जनरल साहब, आपसे गुजारिश है, मुझे थोड़ा वक्त इनायत कीजिएगा। मैं ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ इस सारे प्रोसेस के ऊपर। प्रोग्राम में खुशामदी। जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब, ट्रंप की मोदी की मुलाकात भी G7 में होती है, वहाँ वो अपने मखसूस अंदाज में इज़ माई फेवरेट, इज़ सो ब्यूटीफुल, लुक्स लाइक एन एंजल, इस पर हमला हुआ तो हम मौजूद होंगे। फिर अशोक स्वैन ने लिखा कि जब चीन ने आपकी ज़मीन कब्जे में ली तब ट्रंप कहाँ था। लेकिन साथ जो सेलर्स मारे गए उसके ऊपर विद इन इंडिया तनकीद उड़ी थी, मोदी वहाँ बात क्यों नहीं कर सका। अब उनका मीडिया ये मॉन्गरिंग कर रहा है कि जी पाकिस्तान तो सेंटर स्टेज में है ही नहीं, दस्तखत में है ही नहीं है, और मनसूख भी कर दिया दौरा। व्हाट एग्जैक्टली दे आर अप टू? क्या जवाब देंगे आप? जावी साहब, नंबर 1 तो एक इनके मीडिया को इतने सीरियस ना लिया करें। मैं जब अभी ये वॉर चल रही थी तो हम सुबह से शाम तक कोई ना कोई कमेंट्री होती रहती थी, कर रहे होते थे। तो जब ब्रेक करनी होती तो फिर इंडियन मीडिया लगाते थे कि चलो यार थोड़े से फ्रेश हो जाएं, जरा तफरीह के लिए। जब इनके सेलर्स की डेथ हुई अभी, जब मारे गए तीनों सेलर्स, तो मैंने उसी दिन एक ट्वीट किया था कि ये आवाज तक नहीं निकालेंगे। और मोदी साहब ने भी जिक्र नहीं किया। चले ट्रंप ने तो बिल्कुल ही नहीं किया, मोदी साहब ने भी वो जब नोट्स पढ़ रहे थे ट्रंप के सामने बैठे हुए, और ट्रंप ने भी ट्रेड डील के ऊपर जो मेजर इनके स्ट्रेटेजिक इश्यूज है उस पर नहीं किया। इंडो पैसिफिक को भी खत्म कर दिया है, उसका नाम पैसिफिक पे वापस ले गए। तो इंडियन रोल तो अगर प्रवीण सवानी साहब को भी आप सुन लें किसी वक्त, तो बिल्कुल क्लियर बता देंगे कि इंडिया को स्क्वीज करके अमेरिकन फ्यूचर पॉलिसी में किधर ले गए। सो दे आर नॉट फिगरिंग आउट एनीवेयर।
ब्रूज हैं, जख्मी है। पाकिस्तान ने इतना बड़ा जो सेंट्रल स्टेज पे काम किया है, सेंट्रल स्टेज नहीं है तो जो दस्तखत है वो मीडिएटर के प्रेसिडेंट ट्रंप और पजेश्कान के नीचे, वो मोदी साहब के तो नहीं है, किसी और मुल्क के तो नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के दस्तखत हैं, विच क्लियरली इंडिकेट कि पाकिस्तान का क्या रोल है। उसकी मुआहदे जो मेमोरेंडम है उसकी जरा लैंग्वेज पढ़ लें, और पूरी दुनिया मुतरफ हो रही है। इवन कतर जैसा मुल्क जो बड़ा, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल था और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इस मेडिएशन में, वो भी सबसे पहले अपने से पहले पाकिस्तान के प्रोसेस को ऑन करता है और उसके साथ अटैच होकर अपने प्रोसेस को करता है। आज इजिप्ट में मेरी किसी से बात हो रही, अभी मैं अलकायरा टीवी पे से एक प्रोग्राम करके आया हूं जी, द वे दे वर प्रेजिंग पाकिस्तान, जबरदस्त। वी नीड नॉट देयर थंपिंग। जब वो आप पे क्रिटिक करें तो समझे वो भी आप कोई तारीफ होगी, इसका मतलब है कि दे आर फीलिंग द पेन। बाकी एक देखिए, अभी इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा यह है कि हम इस जो हमने मकाम हासिल किया इसको हम, जैसे अभी आप इमरान साहब से भी जो सवाल कर रहे थे कि अब सेम क्वेश्चन इज फॉर यू, दिस सेम क्वेश्चन गोज फॉर यू सर, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स हैं, पाकिस्तान का अफगानिस्तान का इशू, एनर्जी नीड्स आपने ईरान के साथ करनी है। अफगानिस्तान के अंदर ईरान का भी रोल है और अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता जो कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने अफगानिस्तान के बारे में कहा। यू मस्ट हैव हर्ड दोज कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है उनके पास, एंड ही इज ये जो बात करते हैं ना कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी गलत वार हार दी है, इन्होंने जीती कौन सी वार है? जो पिछला विड्रॉल किया अफगानिस्तान 20 साल की एप्लीकेशन के बाद, व्हाट हैव दे अचीव्ड? कौन सा पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव? तालिबान को निकालने आए थे, तालिबान वहीं पे वापस पावर में बैठे हुए हैं। आप उनको मारने आए थे, आप $7.1 अरब का वेपनरी छोड़ के चले गए, क्यास कंफ्यूजन छोड़ के चले गए। इराक की हालत देख ले, बाकी रीजन्स में देख ले, तो सब प्रेसिडेंट्स ने, वियतनाम की जरा स्टडी कर ले तो कौन सा प्रेसिडेंट इससे बेहतर चीजें करके चला गया। कहने का मकसद ये है कि इफ पीस इज कमिंग, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के साथ अपनी चीजें करनी है। दे आर द, मैं उनको हमेशा स्टेक होल्डर कहता हूं, आज भी वो स्टेक होल्डर हैं, बिकॉज जब तक अमेरिकन वो लीड नहीं करेंगे अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वॉर शुरू कर दें और इनको मारना शुरू कर दें। दे मस्ट क्रिएट एनवायरमेंट जो अफगानिस्तान का जो इनका जो नॉन स्टेट एक्टर्स की जो हुकूमत है, ये अपना इनको इन पे चेंज, इनके करेक्टर में, इनके एप्लीकेशन में चेंज लाई जाए जी, बिहेवियर चेंज जिसको बोलते हैं, वो लाना है। ईरान के साथ हमने एनर्जी की बहुत सारी चीजें करनी है, जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं है, जब उनसे सैंक्शंस हटती हैं तो हमें बिल्कुल उनके साथ खुल के ब्रेवली हमें अपने प्रोजेक्ट्स करने होंगे ताकि एनर्जी की हमारी नीड्स क्लियर हो। बॉर्डर मैनेजमेंट की हमने चीजें करनी है, बलोचिस्तान को हमने ठीक करना है, वो ईरान के साथ मिलकर किया जा सकता है। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट लाएं आप बलोचिस्तान के अंदर। अभी जब उनकी स्टेक्स आएंगी तो खुद ब खुद देखेंगे कि जो बलोचिस्तान के जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं ये भी हल होने शुरू हो जाएंगे, काफी आपको सपोर्ट मिलेगी। ब्रिंग मोर कैरेक्टर्स, मोर इन्वेस्टमेंट इनटू बलोचिस्तान, और हमारे जो सीपैक के साथ उसको जोड़े। और ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारा चाइना, वो भी इस डील से बड़ा खुश है क्योंकि उनको भी बड़ा नुकसान था, उनकी तरसील वरसील रुकी है। तो अब चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, रीजनल अलायंसेस, इंटरनेशनल अलायंसेस में जाके अफगानिस्तान को एड्रेस किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे IMF के साथ मामलात हैं या जो हमारे इकोनॉमिक मसाइल हैं, इनकी तरफ हमें देखना होगा। वी कांट स्टे इन सच प्रोग्राम्स फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड। वो तब भी होगा कि जब आप डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। मेरा ख्याल है जनरल साहब, आप मुझे वक्त दीजिए। मेरा ख्याल है ये मौजू फ्यूचरिस्टिक है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। अगले हफ्ते आपसे इस पर ज़रा डिटेल में निशिस्त करते हैं कि बलूचिस्तान का मसला कैसे हल हो सकता है अब इस डील के बाद, अफगानिस्तान को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्योंकि अभी यहाँ बातें की हैं कि अमरीकी इन्वेस्टमेंट लाएं और चीनी सीपैक को भी इंटैक्ट रखें। ये भी एक बड़ा ट्रिकी चैलेंज होगा। सर लेट्स डू अ शो सर फॉर नेक्स्ट वीक इन डिटेल, इस पर डिस्कशन करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मुलाकात अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।